हेलो बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला व उसके भेद प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, वीडियो एकदम ध्यान से सुनना। आप लोगों को अंत में इससे संबंधित मैं प्रश्न भी पूछूंगी। अच्छा बच्चों, चलो मुझे ये बताओ कि हम अपने बातों या विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? भाषा का ना। या तो हम लिखकर अपने विचार को बताएं या तो बोलकर बताएं, लेकिन दोनों में हमें भाषा का उपयोग करना पड़ता है ना। भाषा ही वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। अगर भाषा न हो तो हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकेंगे? नहीं ना। तो व्याकरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। अब सही भाषा बोलने के लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? व्याकरण का। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने संबंधी नियमों का बोध कराता है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम शुद्ध रूप से भाषा नहीं बोल सकेंगे, या तो बोलेंगे भी तो हम उसमें सही गलत का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण से ही प्राप्त कर सकता है। भाषा और व्याकरण दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, या यूँ कहा जा सकता है कि भाषा और व्याकरण एक सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि भाषा शरीर है तो व्याकरण उसकी आत्मा है। तो ये दोनों जन एक दूसरे के पूरक हैं। आइए आज मैं पहले आपको भाषा के महत्व को समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे वर्णमाला पे। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि और उसकी लिपि, प्रतीक दोनों के लिए हिंदी में वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। चाहे ध्वनि हो चाहे लिपि। लिपि मतलब हम जो वर्ण लिखते हैं, चाहे हम बोलें चाहे हम लिखें, दोनों के लिए हमें एक चिन्ह की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं वर्ण। ध्वनियाँ या वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। इस प्रकार वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अब व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद को, उसके उच्चारण को। वर्ण विचार में वर्ण के अंतर्गत आता है वर्ण, उसके भेद, आकार, उच्चारण, उनके संयोग या मेल के नियमों आदि पर विचार किया जाता है। शब्द के अंतर्गत आता है इस विभाग में शब्द, उसके भेद, उत्पत्ति, रचना और रूपांतरण, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोग जैसे जैसे क्लास में बढ़ते जाओगे आप लोगों को इसकी जानकारी होती जाएगी। अब आ गए वाक्य विचार पे। वाक्य में, इसके अंतर्गत वाक्य में आता है उसके भेद, विश्लेषण, रचना, अवयव और शब्दों से वाक्य बनाने के नियम और उसकी जानकारी। बच्चों, अब हम वर्णमाला की तरफ बढ़ते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? पहले हम उसकी जानकारी लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषाओं को लिखने के लिए कुछ मानक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। एक भाषा या अधिक भाषा को लिखने या बोलने के लिए प्रयोग में लाए गए मानक चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। चाहे वो मराठी भाषा हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी, जो भी भाषा हो, लेकिन लिखने के लिए हमें किसी न किसी चिन्हों का उपयोग करना पड़ता है और उसे ही कहते हैं वर्ण। यहाँ पर दिया गया है, जैसा आप लोग बच्चे देख रहे हो, वर्ण किसे कहते हैं? एक अक्षर को या फिर उस मानक चिन्ह को जिसको हम लिखने के लिए उपयोग में लाते हैं। अब उसी कई वर्णों को जब हम व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, क्रमबद्ध ढंग से लिखते हैं, तो वो कहला जाता है वर्णमाला। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। जैसे बच्चों, एक मोती
और अनेक मोतियों को मिलाकर जब हम एक धागे में पिरोते हैं तो वो माला कहलाती है। इसी तरह एक वर्ण और जब उसे अनेक वर्ण के साथ हम व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो क्या कहलाता है? वर्णमाला। मतलब एक लाइन में अगर वर्णमाला की परिभाषा देनी हो तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो बच्चे, यहाँ पर दिख रहा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण उसे कहते हैं जिसको हम आधा आधा करके नहीं पढ़ सकते। जैसे अ को हम आधा करके पढ़ सकते हैं बच्चों? नहीं। ई, व, च, क, ख इत्यादि। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं। अच्छा बच्चों, पहले ये भी जान लो आप लोग कि हम हिंदी में कौन सी लिपि पढ़ते हैं? देवनागरी लिपि। आप लोगों को 6वीं में ये बताया गया होगा कि हिंदी में हम देवनागरी लिपि का उपयोग करते हैं या इस लिपि को हम पढ़ते हैं। अब आ जाएं वर्णमाला पे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी आ चाहे क, ख स्वर व्यंजन को मिला के वर्णमाला बनती है। उसी प्रकार अंग्रेजी में देखो आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ A, B, C, D। ए से लेके जेड तक अंग्रेजी की वर्णमाला अर्थात अल्फ़ाबेट है। इसी के आधार पे पूरी अंग्रेजी लिखी जाती है। अब बच्चों आते हैं वर्ण के भेद पर। वर्ण के कितने भेद हैं? भेद अर्थात प्रकार। वर्ण के कितने भेद हैं? 2, स्वर और व्यंजन। देखो आप लोग देख रहे हो ना बच्चों। अब वर्ण के हम स्वर के भेद पढ़ेंगे और उसकी परिभाषा और महत्व को समझेंगे, और व्यंजन के भेद के लिए मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी। आज इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर को 2 रूपों में हम उपयोग में लाते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना मात्राएं, और ऊपर अ, आ, ई, उ, ए, री, ए, ओ, औ है ना, ऊपर लिखा हुआ है ना, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अंत में जो अंग और अह है वो नहीं लिखा गया है, उसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगी। तो इसे हमने मानक चिन्हों के रूप ऊपर वर्ण में भी लिखा है और नीचे इसके मानक चिन्ह कुछ बताए गए हैं मात्राओं के। तो स्वर का उपयोग हम कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से। एक तो हम जैसा लिखा गया है वैसा उपयोग में लाते हैं वर्ण के रूप में, और दूसरा मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में कब हम इसको उपयोग में लाते हैं? जब हम व्यंजन के साथ में स्वर का उपयोग करते हैं तब। स्वरों का उपयोग जो है 2 प्रकार से किया जाता है ना। अभी मैं बता रही हूँ, इसके बारे में आगे आपको प्रश्न भी पूछूंगी। तो स्वर का स्वतंत्र रूप भी होता है और इसको हम व्यंजन के साथ भी उपयोग में लाते हैं। स्वरों के बदलते हुए रूप को ही क्या कहते हैं? मात्रा। ये स्वर है और जब इसका बदला हुआ रूप व्यंजन के साथ आ जाता है तो मात्रा के रूप में हो जाता है। बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए स्वर के 3 भेद हैं। ज़्यादातर हम मुख्य 2 भेदों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 भेद बताए गए हैं। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब है, हम लोग अक्सर इसके बारे में बोलते हैं, जब आप लोग सुने रहोगे, छोटी मात्रा। दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ी मात्रा, और प्लुत स्वर का मतलब होता है दीर्घ से भी बड़ी मात्रा। हालांकि इसका कोई चिन्ह हमारे स्वर में नहीं दिया गया है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ कि प्लुत स्वर को हम कैसे पहचानेंगे। पहला है स्वर। स्वर के अंतर्गत देखो यहाँ पर जैसा दिया है, ये वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वर को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं।
इसके उच्चारण में हमें कंठ और तालु का उपयोग करना पड़ता है। ये संख्या में 11 हैं। आगे देखिए आप लोग, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर मात्राओं के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। मूल स्वर देखो आप लोग यहाँ पर 3 दिखाए गए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटी मात्रा, दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ी मात्रा। अभी मैं आपको आगे इसकी परिभाषा बताऊंगी। ये 4 हैं। अ, देख रहे हो आप लोग, अ, और इसके साथ में यहाँ पर ये लिखा नहीं गया है, छोटी ई, उ, री। और अगला नीचे दिया गया है आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर का उदाहरण आप लोग देखो यहाँ पर बताया गया है, सुनो, राम, ओम। इस तरह हम अगर किसी को पुकारते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें प्लुत स्वर का उपयोग किया जाता है। देखो आप लोग, सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को नाम बताए गए हैं, शब्द बताए गए हैं। अगला आते हैं हम लोग स्वर के 3 जो अभी प्रकार मैंने बताया उसकी परिभाषा। देखिए यहाँ पर पहले में देखिए बच्चों, ह्रस्व स्वर मतलब लघु स्वर, लघु मतलब छोटा। ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। देखो बच्चों, दिख रहा है ना आप लोगों को, इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगना समय इसमें लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इस तरह उच्चारण में ही हमें पता चल जाता है कि इससे हमें दुगना समय इसमें लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय दीर्घ स्वर में लगता है। अब प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में बच्चों तिगुना समय लगता है। देखो यहाँ पर आप लोग परिभाषा पढ़ सकते हो, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। आजकल यह प्रचलन समाप्त हो चुका है। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग ना के बराबर होता है। अब व्याकरण की पुस्तकों में भी इसका उल्लेख कम होता है, परंतु प्लुत स्वर जो है उसका उपयोग आप देखोगे तो संस्कृत में आपको इसका उपयोग ज़्यादा दिखेगा या मिलेगा। और या तो फिर पुकारने में, हम किसी को पुकारते हैं या मंत्र का जाप करते हैं तो वहाँ प्लुत स्वर का उपयोग किया जाता है। बच्चों, ये तीनों आपको प्रकार भेद समझ में आ गए, चाहे प्रकार चाहे भेद। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मुख्य रूप से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, स्वर के 2 भेद माने जाते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पर स्वर मैंने अभी जो पढ़ाया, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। अब यहाँ पर हमने कहाँ तक पढ़ा? औ तक। अंग अह के बारे में जानकारी हम लेंगे। अंग अह बच्चों स्वर के अंतर्गत नहीं आता। यह अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत इसे कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वर देखिए आप लोग बच्चों, यहाँ पर अनुस्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। अनु मतलब किसी के आगे जाकर जुड़ने वाला। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न आकर मध्य या अंत में होता है। यह नासिक के ध्वनि है। नासिक के मतलब नाक से बोली जाने वाली ध्वनि, तथा इसका लिपि चिन्ह है ये बिंदी। देख रहे हैं आप लोग, एक कोष्ठक में बिंदी दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं अनुस्वार। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन में इसे एक बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर बिंदी ब्रैकेट में यहाँ पर कोष्ठक में दिख रहा है।
इसे कहते हैं अनुस्वार। अब देखिए यहाँ पर दोनों के उदाहरण भी बताए गए हैं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अर्थात यह स्वर के बाद लगने वाला व्यंजन है। इसे स्वर में गिना नहीं जाता, यह व्यंजन में या व्यंजन कहलाता है, लेकिन इसे लिखा जाता है स्वर के साथ में। जैसे कि अंगूर, अंगद, कंगन। देख रहे हो आप लोग बच्चों, आप लोगों को पाँचवीं कक्षा में पंचमा अक्षर पढ़ाया गया होगा। तो अनुस्वार का उपयोग पंचमा अक्षर के रूप में भी किया जाता है। पंचमा अक्षर मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग का पांचवा अक्षर। जब उसका उपयोग हम शब्द के रूप किसी व्यंजन के साथ में शब्द में उपयोग में लाते हैं तो अनुस्वार के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। और उस पंचमा अक्षर का जो उपयोग यहाँ पर किया जाता है वो आधे वर्ण के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जैसे नंद है ना, आधा न। तो उसी प्रकार उन चारों जो पांचवें अक्षर है उनका आधा रूप हम स्वर के अनुस्वार में या बिंदी के रूप में उसके उपयोग में लाते हैं। अगला दिया है विसर्ग। अनुस्वार की तरह भी विसर्ग जो है स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है। विसर्ग क्या है? यह भी एक व्यंजन है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है और हिंदी में इसका उपयोग हमें कम देखने को मिलता है। हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों में, तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द, तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है। बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा तत्सम, तद्भव, विदेश, ये सारे शब्द जो हैं आपको आगे भी बताए जाएंगे। यहाँ पर बस इतना आप लोग जान लीजिए कि तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत वाले शब्द या संस्कृत से आए हुए शब्द। मन, कामना, पयः, पान, अतः, संभवतः। देख रहे हो आप लोग, सॉरी यहाँ क्या दिया है? स्वतः। और एक होता है संभवतः, दुख इत्यादि। इन सब सारे शब्दों में क्या लगा है? विसर्ग। और जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो विसर्ग का उच्चारण ह की तरह हो रहा है। आप लोग समझ गए बच्चों अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला वीडियो बनाऊंगी उसमें हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं तक ये स्वर के बारे में जानकारी थी बच्चों। अब इससे संबंधित मैं प्रश्न आप लोग से पूछूंगी। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।